डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं अ टर्बुलेंट टाइम 1905 रेवोल्यूशन के बारे में। तो 1905 के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था रशिया के अंदर। तो रशिया के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब जो हम देखने वाले हैं रेवोल्यूशन के बारे में, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेवोल्यूशन हुआ क्यों था, वहाँ के रशिया की सिचुएशन क्या थी, क्या वहाँ पे रेवोल्यूशन आना चाहिए ऐसी सिचुएशन थी, या फिर वहाँ पे रेवोल्यूशन नहीं आना चाहिए फिर भी लोगों ने ऐसे ही रेवोल्यूशन कर दिया। तो हम रशिया की सिचुएशन के बारे में देख लेते हैं। तो रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी। जो रशिया था वहाँ पे क्या था? ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी मतलब जो किंग था, किंग कौन था? सार निकोलस टू। तो जो सार निकोलस टू था वो अपनी चलाते थे, वो जो पार्लियामेंट थे उसे भी डिस्कस नहीं करते थे, वो खुद जो है वो अपना राज करते थे। जैसे जो किंग होता है वही राज करता है, उसी तरह से रशिया के अंदर भी क्या था? जो किंग थे वही रूल करते थे, वो ना तो किसी की सुनते थे, सब अपनी मर्जी से ही करते थे। तो रशिया के अंदर क्या था? ऑटोक्रेसी थी। द सार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। और जो सार निकोलस टू थे वो पार्लियामेंट के भी नहीं सुनते थे, पार्लियामेंट से भी वो कंसल्ट नहीं करते थे। तो बाद में लोगों को लगा कि नहीं, ये तो सही नहीं है। एक तो राजा क्या है? ऑटोक्रेटिक है, वो अपनी चलाता है, ऊपर से राजा पार्लियामेंट की भी बात नहीं सुनता। तो जितने भी रशिया के अंदर पीपल्स थे, जैसे रशिया के अंदर पीपल्स कौन कौन से थे? लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, सोशल डेमोक्रेट्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे। तो ये जितने भी पर्सन्स थे वो क्या चाहते थे? चेंज चाहते थे। कौन कौन से पर्सन्स? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। लिबरल्स थे, सोशल डेमोक्रेट्स थे, सोशल रेवोल्यूशनरीज थे। ये 3 कैटेगरीज के लोग तो चेंज चाहते ही थे। उसके साथ में जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी, जो नेशन की फीलिंग को लेके चलते हैं, तो नेशनलिस्ट भी थे। और जादीदिस्ट। अब ये जादीदिस्ट कौन होते हैं? मतलब जादीदिस्ट का मतलब क्या होता है? मुस्लिम रिफॉर्मर्स। मतलब जो जादीदिस्ट कौन होते हैं? जो कि मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो जो मुस्लिम रिलीजन के पर्सन्स होते हैं और जो कि क्या बात करते हैं कि हम जो इस्लाम है उसको मॉडर्नाइज कर देंगे। इस्लाम के अंदर पहले जो ऑर्थोडॉक्सी चली आ रही थी, हम इस्लाम धर्म को मॉडर्नाइज कर देंगे। तो वो कौन कहलाते हैं? जादीदिस्ट कहलाते हैं। जो कि इस्लाम जो रिलीजन है उसको चेंज करने की बात करते हैं, उसको मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं। मतलब इससे हमें क्या समझ में आया कि जो रशिया था वहाँ पे ऑटोक्रेसी थी, राजा अपनी चलाता था, लेकिन लोगों को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राजा पार्लियामेंट से भी बात नहीं करता था, तो लोगों को लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। लोग कौन? रशिया के अंदर जितने भी पीपल्स थे, लिबरल्स, रेडिकल, सोशल डेमोक्रेट, सोशल रेवोल्यूशनरीज, नेशनलिस्ट और जादीदिस्ट। जादीदिस्ट कौन होते हैं? मुस्लिम रिफॉर्मर्स, जो कि इस्लाम रिलीजन को मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं। तो मतलब वहाँ की सिचुएशन ऐसी थी कि सभी चेंज चाहते थे, सभी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करती थी। जितने भी पर्सन्स थे, राजा ऑटोक्रेटिक था तो सभी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते थे, जिससे जो राजा है उसकी पावर को लिमिट किया जा सके। अब जो था राजा, एक तो ऑटोक्रेटिक था, उसी के साथ में वहाँ की जो रशिया है, वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसने उस टाइम को और ज़्यादा ट्रेबुलेंट बना दिया। तो बैड इकोनॉमिक कंडीशन, जो रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा खराब थी। खराब कैसे थी? ड्यूरिंग 1904 के अंदर क्या होता है? प्राइसेस ऑफ गुड्स जो है वो इंक्रीज होने लगती है। जैसे जो प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स भी लिख सकते हैं हम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड्स होते हैं, जैसे जो चपातीज होती है, जो वेजिटेबल्स होती है, जो साल्ट होता है, शुगर होता है, इनकी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होने लगती है। कब की बात कर रहे हैं हम? 1904 की बात कर रहे हैं। और कहाँ की बात कर रहे हैं हम? रशिया की बात कर रहे हैं। रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जितने भी एसेंशियल गुड्स थे जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, हमें खाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उनकी जो प्राइस है, उनकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होने लगती है। लेकिन जो रियल वेजेस थी वो तो कम थी। रियल वेजेस क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, वो क्या करता है? जॉब करता है। अब उसको हर महीने के 10,000 रुपीज़ जो है वो मिलते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि हम 100 साल पहले की बात करते हैं, 100 साल पहले 10,000 रुपीज़ बहुत होते थे, लेकिन अब के समय में 10,000 रुपीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। 10,000 रुपये से हम हमारा जो घर है वो नहीं चला सकते। तो मतलब
वहाँ पे जो रुपीज़ है वो तो उतने ही हैं, लेकिन अब उन रुपीज़ की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। पहले 10,000 रुपये बहुत क्यों होते थे? क्योंकि पहले जितने भी गुड्स होते थे उनकी प्राइजेस ज़्यादा नहीं थी, कम प्राइजेस होती थी। लेकिन अब क्या है, प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो गई है, और जो पर्सन है उसकी वेजेस तो उतनी ही है, उसको अभी भी हम 10,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन वो जो 10,000 रुपये अब उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। 10,000 रुपये से हम घर नहीं चला सकते, तो जो रियल वेजेस है वो कम होने लगती है, उसी को ही हम रियल वेजेस बोलते हैं। अब रियल वेजेस कितनी कम होती है? 20%। तो 20% से जो रियल वेजेस है वो कम होने लगती है। वर्कर्स मेंबरशिप इन वर्कर एसोसिएशंस रोज। अब वहाँ पे क्या, रशिया जो है वहाँ पे क्या बन रही थी? वर्कर्स की एसोसिएशंस बन रही थी। तो वर्कर्स की मेंबरशिप कहाँ पे? वर्कर्स एसोसिएशन में वो क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। जैसे बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो क्या कर रहे थे, अपनी जो वर्कर्स थे वो क्या बनाने लगे? अपनी एसोसिएशंस बनाने लगे। एसोसिएशन क्यों बनाने लगे? क्योंकि उन्हें पता था कि अभी जो समय चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, लोगों के पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, और ऊपर से जो राजा है वो अपनी चलाता है। तो बाद में वर्कर्स को गुस्सा आया और वो क्या करने लगे? बहुत ही एसोसिएशंस बनाने लगे। तो वर्कर्स की जो एसोसिएशंस थी वो इंक्रीज हो गई। अब जो एसोसिएशंस तो इंक्रीज हुए ही, उसी के साथ में जो वर्कर्स थे वो भी उन एसोसिएशंस के साथ में पार्टिसिपेट करने लगे। तो वर्कर्स की जो मेंबरशिप थी किसके अंदर? एसोसिएशंस के अंदर, वो भी इंक्रीज होने लगी। अब वर्कर्स की एसोसिएशंस भी बढ़ने लगी, और उसी के साथ में जो वर्कर्स की मेंबरशिप थी, मतलब बहुत सारे वर्कर्स पार्टिसिपेट करने लगे किसके अंदर? वर्कर्स एसोसिएशंस के अंदर। तो वन डे व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स वर रिमूव्ड एट पुटिलॉव आयरन वर्क्स। अब ये क्या है? ये एक एसोसिएशन है। कौन सी? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। तो ये क्या है? ये एसोसिएशन है। कौन सी? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। तो एक बार क्या होता है, एक इंडस्ट्री होती है। कहाँ पे? रशिया के अंदर। रशिया के अंदर भी जो सेंट पीटर्सबर्ग होता है वहाँ पे एक इंडस्ट्री थी। अब सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर क्या थी? एक इंडस्ट्री थी। उस इंडस्ट्री का नाम क्या था? पुटिलॉव आयरन इंडस्ट्री। वहाँ पे एक पुटिलॉव आयरन की एक इंडस्ट्री थी, जिसके अंदर ये जो हमारी पार्टी है असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ये जो पार्टी है इसके 4 मेंबर को निकाल देते हैं। अब ये जो 4 मेंबर को निकाला था, इन 4 मेंबर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि एक तो रशिया की जो वहाँ की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ज़्यादा जो प्राइसेस है, जो गुड्स है, उनकी प्राइसेस एक तो बढ़ती जा रही थी, ऊपर से राजा जो है वो भी कुछ नहीं करता था। राजा ना तो इनकी बात सुनता था, ना तो वर्कर्स की बात सुनता था, और ना ही वो इंडस्ट्री वालों को कुछ बोलता था। अगर जो राजा है वो इंडस्ट्री के जो ओनर है उनको बोल दे कि आप वर्कर्स को नहीं निकाल सकते, तो क्या होता है, जो वर्कर्स है ये खुश हो जाते। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। एक तो प्राइसेस की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही थी, ऊपर से किंग जो है वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। तो एक बार क्या होता है, पुटिलॉव आयरन वर्क्स के अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं, एक असेंबली होती है असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, उसमें से जो 4 मेंबर होते हैं उनको निकाल दिया जाता है आयरन पुटिलॉव इंडस्ट्री से या फिर आयरन पुटिलॉव फैक्ट्री से। जब इनको निकाल दिया जाता है तो 10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। अब ये क्या होती है, रशिया के अंदर स्ट्राइक होती है। कौन करते हैं? वर्कर्स करते हैं। कितने वर्कर्स थे? 10,000 वर्कर्स। तो 10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। वो क्या करते हैं? स्ट्राइक करने लगते हैं। अब स्ट्राइक करते हैं तो उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी कि ये जो वर्किंग हावर्स है उनको कम किया जाए। पहले 16-16, 15-15 घंटे काम करवाते, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग हावर्स थी। तो इनकी डिमांड थी कि वर्किंग हावर्स को एक तो कम किया जाना चाहिए, और हमारी जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो वर्किंग कंडीशन को भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया जाना चाहिए। और क्या होनी चाहिए, हमारी जो वेजेस है वो भी बहुत इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब हमारी वेजेस को भी इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जो गुड्स है उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, तो हमारी वेजेस को भी क्या करना होगा, आपको इंक्रीज करना होगा। तो हमने ट्रबुलेंट टाइम 1905 रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर लिया कि वहाँ की जो रशिया की सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ पे रेवोल्यूशन आ सकता था। वहाँ पे एक तो जो किंग था वो ऑटोक्रेटिक था, लोगों की बात नहीं सुनता था, पार्लियामेंट की बात नहीं सुनता था। तो जितने भी वहाँ के रशिया के पीजेंट्स थे, लिबरल, सोशल डेमोक्रेट, सोशल रेवोल्यूशनरीज, नेशनलिस्ट, जादिदिस्ट, ये सभी क्या चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। ऊपर से रशिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी,
1904 के अंदर क्या हो रहा था, जो भी प्राइसेस थी उनकी जो कीमत, जो प्राइसेस थी, जो गुड्स थे उनकी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होती जा रही थी, लेकिन जो वर्कर्स की वेजेस थी वो तो बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो रियल वेजेस कम थी 20%। अब जो वर्कर्स थे वो अपने अपनी क्या बना रहे थे, एसोसिएशंस बना रहे थे। अब उन एसोसिएशंस के अंदर जो वर्कर्स थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वर्कर्स जो थे वो एसोसिएशंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। और एक बार क्या होता है, जो पुटिलाव आयरन इंडस्ट्री होती है उसके अंदर 4 मेंबर्स को निकाल दिया जाता है, और वो जो 4 मेंबर्स थे वो भी एसोसिएशन के ही पार्ट थे। तो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स जो हमारी पार्टी थी उसके ही ये 4 मेंबर जो थे वो पार्ट थे। जब इनको निकाल दिया जाता है तो जो 10,000 वर्कर्स थे वो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर स्ट्राइक के लिए चले जाते हैं। डिमांड क्या थी उनकी कि वर्किंग आवर्स को कम किया जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हमारी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना होगा आपको, और हमारी जो वेजेस है उन्हें भी इंक्रीज करना होगा। तो अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं ब्लडी संडे एंड 1905 रेवोल्यूशन के बारे में। तो जो हमने अभी ट्रबुलेंट टाइम के बारे में डिस्कस किया था, अब वो तो हमने देखा था कि बैकग्राउंड क्या था, कि वहाँ पे रेवोल्यूशन होगा, वहाँ के रीजंस क्या थे जो रेवोल्यूशन था उसके होने के लिए। तो हमने रीजंस देख लिए थे कि वहाँ पे बहुत ही ख़राब कंडीशंस थी, और लोगों के अंदर क्या था, गुस्सा भरा हुआ था राजा के अगेंस्ट में। लोगों को लगा कि ये जो राजा है ये ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बाद में लोगों ने क्या किया, जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने एक रेवोल्यूशन कर दिया, किसके अगेंस्ट में, राजा के अगेंस्ट में। तो लेकिन जैसे हमने ये जो हमारे रशियन रेवोल्यूशन वाला पार्ट है इसका जब हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था तो हमने तो देखा था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। हम इस जो हमारे सेकंड पिलर है द रशियन रेवोल्यूशन, उसके अंदर हम अक्टूबर रेवोल्यूशन और फरवरी रेवोल्यूशन इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने कहीं भी ब्लडी संडे वाला इंसिडेंट और हमने 1905 के रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो वहाँ पे हमने ये जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये जो 1905 का रेवोल्यूशन है और जो ब्लडी संडे है इसको कंट्रोल कर लिया था, लेकिन फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया गया था। तो वही बात है। तो 1905 के रेवोल्यूशन या फिर ब्लडी संडे, पहले हम ब्लडी संडे के बारे में देख लेंगे, बाद में हम 1905 के रेवोल्यूशन के बारे में देखने वाले हैं। तो ब्लडी संडे के अंदर क्या है, ड्यूरिंग द टर्बुलेंट टाइम अ प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपोन रीच द विंटर पैलेस। अब ये जो लाइन है इसके अंदर हमें 2 वर्ड दिखते हैं, एक तो है फादर गैपोन और एक है विंटर पैलेस। तो अभी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग द टर्बुलेंट टाइम, जो टर्बुलेंट टाइम होता है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, तो उस टर्बुलेंट टाइम के अंदर क्या होता है, अ प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स है उनका क्या एक ग्रुप, जो वर्कर्स का एक झुंड होता है लेड बाय फादर गैपन। अब ये जो वर्कर्स का जो ये ग्रुप था उसके लीडर कौन थे, उसके लीडर थे फादर गैपन। तो एक वर्कर्स का एक ग्रुप था जिसके लीडर थे फादर गैपन, रीच द विंटर पैलेस। वो कहाँ पे जाते हैं, वो विंटर पैलेस के अंदर जाते हैं। अब ये लोग विंटर पैलेस के अंदर क्यों जाते हैं, क्योंकि विंटर पैलेस के अंदर कौन रहते थे, हमारे किंग रहते थे। किंग कौन थे, सार निकोलस II। तो वो विंटर पैलेस के अंदर इसलिए गए क्योंकि विंटर पैलेस के अंदर किंग रहते थे। किंग कौन, सार निकोलस II। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये जो टाइम था ये बहुत ही एक टर्बुलेंट टाइम था, और इस टाइम के अंदर क्या होता है, जितने भी वर्कर्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, विंटर पैलेस में जाते हैं, जिसके लीडर कौन थे, फादर गैपन। प्रोसेशन वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कॉसेक्स। अब जब राजा को पता चलता है कि यार ये जो वर्कर्स हैं ये आ रहे हैं, तो राजा क्या करता है, अपनी पुलिस को, अपनी जो सीक्रेट आर्मी होती है उसको ऑर्डर दे देता है और बोल देता है कि आप क्या करो, इनके ऊपर गोली बरसा दो। उसी तरह से जैसे हमने जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट देखा था, उसी समय पे जो जनरल डायर थे उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि सभी के ऊपर क्या बरसा दो, गोलियां बरसा दो। उसी तरह से जो किंग था उसने ऑर्डर दे दिया कि जितने भी वर्कर्स हैं इन सभी को मार दो। तो प्रोसेशन वाज अटैक्ड बाय पुलिस एंड कॉसेक्स। ये जो झुंड था, जो ग्रुप था वर्कर्स का, उसके ऊपर क्या होता है, उन सभी को मार देती है। कौन मार देती है, कॉसेक्स। कॉसेक्स कौन होती है, सीक्रेट आर्मी होती है किंग की, और जो पुलिस होती है। तो ये जो पुलिस और जो कॉसेक्स ये उनके ऊपर अटैक कर लेते हैं। किन के ऊपर, ये जो ग्रुप निकला था, ये जो झुंड निकला था, तो झुंड को ऊपर अटैक कर लेती है कौन, सीक्रेट आर्मी और पुलिस। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, और उसके अंदर क्या होता है, जो 100 वर्कर्स है वो
मर जाते हैं। तो 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वाउंडेड, और जो 300 वर्कर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वाउंडेड, मतलब वो जख्मी हो जाते हैं। 100 लोगों की तो जान चली जाती है, जो 300 वर्कर्स हैं वो जख्मी हो जाते हैं, वो घायल हो जाते हैं। ऑल दिस हैपन। अब ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ वहाँ पे। जो फादर गैपन थे वो अपने वर्कर्स के साथ में काम पे गए, विंटर पैलेस में गए, लेकिन विंटर पैलेस में राजा ने ऑर्डर दे दिया अपनी पुलिस को, अपनी कॉसेक्स को, कि आप क्या करो, उनके ऊपर अटैक करो। तो उन्होंने अटैक कर दिया, 100 लोगों की डेथ हो गई, 300 जख्मी हो गए, 300 घायल हो गए। लेकिन हम इसे ब्लडी संडे क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑल दिस हैपन ऑन 22 जनवरी 1905। ये कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 में। डे वाज संडे, और वो जो दिन था 22 जनवरी 1905, उस समय क्या था? संडे था। तो इसी कारण से हम क्या बोलते हैं? ब्लडी संडे बोलते हैं। ऑल दिस हैपन ऑन 22 जनवरी 1905 एंड डे वाज संडे। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लडी संडे बोलते हैं। तो हमने ब्लडी संडे के इंसिडेंट को तो डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे 1905 के रेवोल्यूशन के बारे में। तो अब ब्लडी संडे के बाद में क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो स्टार्ट होने लग जाते हैं, मतलब बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। पहले तो ब्लडी संडे का इंसिडेंट देखा हमने, अब उसके बाद में कंट्री के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर क्या होता है? जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? 1905 रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे स्ट्राइक ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर क्या होने लगती है? स्ट्राइक होने लगती है। वर्कर्स जो है वो अगेंस्ट, जो किंग हाउस के अगेंस्ट में स्ट्राइक करने लगते हैं। वर्कर्स ही नहीं, और भी जितने भी ग्रुप्स थे उस हमारी रशिया की सोसाइटी के अंदर, जैसे जो लॉयर्स हो गए, जो इंजीनियर्स हो गए, जो पीजेंट्स हो गए, सभी स्ट्राइक करते हैं। किसके अगेंस्ट में? किंग के अगेंस्ट में। यूनिवर्सिटीज वर क्लोज डाउन। जितने भी यूनिवर्सिटीज थी वो क्या कर दी जाती है? बंद कर दी जाती है। जो टीचर्स होते हैं वो उसके अंदर काम नहीं करते। टीचर्स काम क्यों नहीं करते? लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। टीचर्स बोल देते हैं कि हमारे पास में कोई राइट ही नहीं है, हम यहाँ के रशिया के नागरिक हैं, तो हमारे पास में कोई ना कोई सिविल राइट तो होने ही चाहिए। तो उनके पास में सिविल लिबर्टी नहीं थी, उनके पास में कोई भी इक्वालिटी नहीं थी। तो बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स ऑल स्टार्टेड डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी वर्कर्स, जितने भी वहाँ के रशिया के अंदर जितने भी टाइप के पर्सन्स थे, जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, सभी क्या चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स, सभी क्या चाहते थे? सभी कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। और यही पूरा क्या था? यही पूरा था 1905 का रेवोल्यूशन। तो हमने ब्लडी संडे भी देख लिया और हमने 1905 का रेवोल्यूशन भी देख लिया। ब्लडी संडे के अंदर क्या हुआ? फादर गैपन के साथ में बहुत सारे वर्कर्स थे, वो निकले, कहाँ पे गए? विंटर पैलेस में गए। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? राजा ने अपनी जो आर्मी थी, जो कॉसेक्स थी, उसको ऑर्डर दे दिया कि आप उनके ऊपर क्या करो? अटैक करो। और उन्होंने क्या किया? वैसा ही किया। वहाँ पे 100 पीपल क्या हो गए थे? 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और 300 जो लोग थे वो घायल हो गए थे। उसके बाद में आती है 1905 का रेवोल्यूशन। 1905 के रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ? पूरी कंट्री के अंदर स्ट्राइक होने लगी, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ को बंद क्यों किया? क्योंकि टीचर्स ने बोल दिया कि हमारे पास में कोई सिविल राइट्स है ही नहीं। तो क्या हुई? यूनिवर्सिटी बंद हो गई। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी बहुत सारे मिडिल क्लास के वर्कर्स, सभी क्या चाहते थे? सभी कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। तो हमने 1905 के रेवोल्यूशन के बारे में तो देख लिया। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट के बारे में कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, राजा ने क्या स्टेप्स लिए इसके बाद में। तो अब हम जो इम्पैक्ट है किसके? 1905 रेवोल्यूशन के, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब 1905 के रेवोल्यूशन से क्या हुआ? जो किंग था वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ गया। तो बाद में राजा को लगा नहीं, ये जो लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकता है। तो बाद में जो राजा था वो मान गया। राजा ने बोल दिया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो मैं आपको ये परमिशन दे देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, आपको एक पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट बना सकते हो, और वो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना के दे देगी। तो सार अलाउड क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। सार ने अलाउड कर दिया, सार ने बोल दिया कि आप क्या बना सकते हो? पार्लियामेंट बना सकते हो। और राजा जो है वो क्या करेगा? उस पार्लियामेंट से कंसल्ट करेगा। तो वो क्या हो गई? कंसल्टेटिव पार्लियामेंट हो गई।
तो सार अलाउड क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड, जो लोग हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट करके अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चूज करेंगे। जो किंग है वो पार्लियामेंट से कंसल्ट करेगा, मतलब जो किंग है वो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के उनसे कंसल्ट करेगा। पार्लियामेंट बनाई गई जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था ड्यूमा। जिस तरह से इंडिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है, संसद, उसी तरह से जो हमारी रशिया थी उसकी पार्लियामेंट का नाम क्या था, उसका नाम था ड्यूमा। तो कंसल्टेटिव बॉडी विद काजी लेजिस्लेटिव फंक्शन, और ये क्या थी, कंसल्टेटिव बॉडी थी। मतलब जो किंग था वो क्या करता था, कंसल्ट करता था, किससे, वो जो किंग है वो कंसल्ट करता था पार्लियामेंट से विद काजी लेजिस्लेटिव फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या थे, काजी लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे। मतलब ये जो पार्लियामेंट है, कौन, ड्यूमा, ये कुछ कोई ना कोई लॉ तो बना सकती है। ये तो राजा से कंसल्ट करेगी और किसी न किसी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे वो क्या बनाएगी, लॉज भी बनाएगी। कौन, पार्लियामेंट। अब एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाएगी जिसका नाम क्या था, ड्यूमा। अब वो जो ड्यूमा है वो कुछ कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर वो लॉ भी बना सकती है और वो राज्य से कंसल्ट भी करेगी। हाउएवर विदिन 75 डेज, अब 75 डेज के अंदर क्या होता है, जो ड्यूमा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। हाउएवर विदिन 75 डेज डिसॉल्व एंड सेकंड ड्यूमा वाज इलेक्टेड, जो फर्स्ट ड्यूमा थी उसको तो डिसॉल्व कर दिया जाता है। राजा को लगता है कि यार ये जो पार्लियामेंट थी तो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये जो पार्लियामेंट है ये मेरी पावर को कंट्रोल में रखती है। तो राजा को जो पार्लियामेंट है ये सही नहीं लगी और राजा ने क्या किया, इस पार्लियामेंट को हटा दिया और बाद में बोला कि हम सेकंड ड्यूमा बनाएंगे। तो बाद में क्या होता है, जो सेकंड ड्यूमा है उसको भी इलेक्ट कर दिया जाता है और बाद में क्या होता है, जो सेकंड ड्यूमा है इसको भी डिसॉल्व कर दिया जाता है और राजा क्या करता है, थर्ड ड्यूमा बनाता है। सेकंड ड्यूमा को डिसॉल्व क्यों किया जाता है, क्योंकि राजा बोल देता है कि ये तो हमें जो मेरी फैमिली है उसको मारने की कोशिश करी है ये जो पार्लियामेंट है, तो उसको भी डिसॉल्व कर दिया जाता है और बाद में थर्ड ड्यूमा को लाया जाता है। पहले ड्यूमा थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया, सेकंड ड्यूमा को लाया, फिर सेकंड ड्यूमा थी उसको डिसॉल्व करके थर्ड ड्यूमा लाया। कौन, किंग। अब आप बोलोगे कि क्या गारंटी है कि थर्ड ड्यूमा भी चलेगी, तो जो थर्ड ड्यूमा है ये चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि जो थर्ड ड्यूमा थी इसके अंदर कौन थे, इसके अंदर कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, जो किंग के सपोर्टर होते हैं, जो कि चेंज नहीं चाहते हैं। जो लिबरल्स थे, जो रेडिकल्स थे वो तो चेंज चाहते थे, लेकिन जो हमारे कंजर्वेटिव्स थे वो चेंज नहीं चाहते थे। तो जो थर्ड ड्यूमा थी उसके अंदर कौन थे, कंजर्वेटिव्स थे, और जो लिबरल्स थे, जो रेडिकल्स थे और जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको है ना, जो थर्ड ड्यूमा थी उसके अंदर आने की परमिशन नहीं थी। तो थर्ड ड्यूमा के कौन थे, थर्ड ड्यूमा के अंदर किंग के सपोर्टर थे वो कंजर्वेटिव्स थे। लिबरल्स और जो रेवोल्यूशनरीज है वो अलाउड नहीं थे हमारी थर्ड ड्यूमा के अंदर। तो हमने इम्पैक्ट भी देख लिया किसका, हमने इम्पैक्ट भी देख लिया 1905 के रेवोल्यूशन का। राजा बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर था तो राजा ने पार्लियामेंट बना दी, ड्यूमा बनाएगी। फर्स्ट ड्यूमा को डिसॉल्व किया गया, सेकंड ड्यूमा बनाई, सेकंड को भी डिसॉल्व किया, थर्ड ड्यूमा बनाई, लेकिन थर्ड को राजा ने डिसॉल्व नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कंजर्वेटिव्स थे जो कि किंग के सपोर्टर थे। अब आप बोलोगे कि ये जो किंग है ये तो फिर से ऑटोक्रेसी कर रहा है, फिर से अपनी मनमर्जी चला रहा है। फर्स्ट ड्यूमा थी उसको डिसॉल्व किया, सेकंड ड्यूमा आई उसको डिसॉल्व किया, थर्ड ड्यूमा लाई। उस समय पे जो एसोसिएशंस थी, जो ट्रेड यूनियंस थी, वो क्या कर रही थी, वो प्रोटेस्ट कर रही थी। तो जो ट्रेड यूनियंस थी और जो जितने भी ट्रेड यूनियंस थे, जो एसोसिएशंस थे, वो किंग के अगेंस्ट में नहीं जा रहे थे। क्यों, क्योंकि ट्रेड यूनियंस तो उस समय पे थी नहीं। राजा ने जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, उनको बैन कर दिया। तो राजा के अगेंस्ट में कोई जाने वाला था ही नहीं, तो ये सब चीज़ें क्या चल रही थी, स्मूथली चल रही थी। लेकिन 1914 से क्या होती है, जो चीज़ें हैं वो बदलती है, क्योंकि 1914 के अंदर क्या होता है, वर्ल्ड वार होता है और वर्ल्ड वार से क्या होती है, सारी चीज़ें बदलने लगती है। तो सारी चीज़ें कैसे बदलती है उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।